कुछ भी खोया नहीं है सभापति महोदय। इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा, यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। भारत पिछले 9 महीनों से 9 बार चीन की सेना के साथ बात करने के बाद बॉर्डर पर और लद्दाख के उस इलाके में डटा हुआ है जहां से चीन को पीछे हटना पड़ा है, बल्कि उसका ताजा सबूत सामने आ गया है। आज इसी पर बात होगी, लेकिन शुरुआत उस सबूत के साथ ही करेंगे जो बता रहा है कि चीन वाकई में पीछे हट रहा है और इसकी तैयारी भारत के उन सिद्धांतों के आधार पर हुई है जिसमें भारत ने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि चीन जिस इलाके में है उस इलाके से पीछे हटे बिना कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पीएलए की वो टैंक आप पीछे जाते हुए देख रहे हैं जिसकी वजह से ये टेंशन सारी लद्दाख के अंदर बरकरार थी। ये आज की वो तस्वीर है जिसमें चीनी टैंकर को आप फिंगर एरिया से पीछे हटते हुए देखेंगे, जिसके बारे में आज रक्षा मंत्री ने सदन में कहा था कि दोनों देशों के बीच में इस शांति बहाली को लेकर, शांति बहाली के प्रयास को लेकर ताजा समझौता हुआ है और इसमें एक एक कर पीएलए के टैंक कैसे पीछे हट रहे हैं उसका सबूत हम दिखा रहे हैं। आपको कई किलोमीटर पीछे ये टैंक जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं से उस समझौते की नींव पड़ी है जिसमें हम उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में जो स्थिति है वो पुरानी स्थिति 2020 अप्रैल वाली होगी। अब जरा इसे गौर से देखिए कैसे चीन जिस इलाके के अंदर, खासकर इस एरिया को आप देखेंगे तो 5, 6 और 7 यही वो फिंगर इलाके हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जहां से अब चीन पीछे जा रहा है। यानी इन सब इलाकों से पीछे जाकर चीन को रुकना है और ये भारत का इलाका है क्योंकि भारत यहां पर मौजूद है और भारत यहां से कुछ पीछे यानी 3 जो उसका बेस कैंप है वहां वापस आएगा, लेकिन चीन को यहां से निकलकर वापस पीछे 25 से 30 किलोमीटर का इलाका ये बताया जाता है जहां चीन को वापस जाना है। इसीलिए आज रक्षा मंत्री ने सदन में कहा कि भारत ने कुछ नहीं खोया, भारत ने कोई जमीन कब्जा चीन को नहीं करने दी है, बल्कि भारत एक मजबूत स्थिति में है और इसी वजह से जो भारतीय सेना यहां से हटकर 3 यानी बेस कैंप पर आ रही है वो ये बताता है कि चीन अगर लंबा इलाका खाली कर पीछे जा रहा है तो वाकई में चीन इस समझौते को मानने के लिए राजी हुआ। तभी यह स्थिति ऐसी बनी है कि भारत और चीन दोनों मिलकर इसे शांति बहाली में एक कदम मानकर चल रहे हैं। बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री ने जो कहा कि फिलहाल भारतीय सेना या चीनी सेना इस इलाके में कहीं भी पेट्रोलिंग नहीं कर पाएगी, लेकिन सिर्फ ये एक पेच है, यानी ये एक स्थिति है जिसे आने वाले समय में फिर से बहाल किया जाएगा। यानी एक एक करके चरणबद्ध तरीके से भारतीय सेना और चीन की सेना इस विवाद को खत्म करेगी। अब जरा वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसके आधार पर यह कहा गया कि अगर भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच में समझौता हुआ तो क्या वजह रही होगी और इस समझौते की नींव किस आधार पर पड़ी होगी। 3 बड़ी बातें। एलएसी को दोनों पक्षों को मानना होगा,
भारत को भी और चीन को भी, दोनों इस स्थिति को मानेंगे। यथास्थिति नहीं बदलेगी, दोनों पक्षों के लिए है कि ना चीन इस पर जिद करेगा और ना भारतीय सेना। समझौते का सख्ती से पालन करना होगा दोनों पक्षों को। ये 3 नींव है समझौते की, जिसके बेस पर रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि अगले कुछ दिन हमारे लिए और महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि चीन ने इन बातों को माना है और इसी आधार पर भारत चीन के बीच की टेंशन खत्म हो सकती है, बॉर्डर पर शांति हो सकती है। लद्दाख में अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति इसी बेस पर बहाल हो सकती है। लेकिन भारत और चीन के बीच में जो समझौता हुआ, उसको ऐसे समझिए कि 5 बड़ी बातें हैं जो इस समझौते को ये बताती हैं कि चीन के सामने इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इस समझौते पे 5 बड़ी बातों का जिक्र है। पेट्रोलिंग पर फिलहाल अस्थायी रोक है। ना भारतीय सेना इस फिंगर इलाके के अंदर कोई पेट्रोलिंग करेगी, ना ही चीन की सेना करेगी। चीन अपने तमाम अवैध निर्माण को हटाएगा और ये समझौते में शामिल है, जिसे चीन को मानना होगा। फिंगर 3 के धन सिंह थापा पोस्ट पर भारतीय सेना अपने बेस कैंप पर रहेगी, जो पहले 4 पर थी। लेकिन जैसे सब कुछ हो जाएगा, उसके 48 घंटे के अंदर दोनों सेनाओं की बातचीत होगी आगे स्थिति वैसी करने के लिए जो पिछली बार थी अप्रैल 2020 से पहले। लेकिन चीनी सेना हट रही है फिंगर 8 से भी पीछे। अब जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, राजनाथ सिंह, जिन्होंने ये जाहिर किया कि हम भारतीय सेना चीन के साथ पिछले 9 महीनों में 9 बार बातचीत करने के बाद कहां पहुंचे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। मैं इस स्वयं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात को सुबह कहा था सदन के अंदर, दोनों सदनों में इस बात का जिक्र किया और उससे कुछ ही देर के बाद एक वीडियो सामने आया जो बता रहा है कि चीन की सेना और भारतीय सेना के बीच जो समझौता हुआ उस पर पालन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चीन ने मान लिया है कि रास्ता यही है जिससे दोनों देशों के बीच में शांति बनी रह सकती है। हालांकि ये सिर्फ शांति बहाली का प्रयास है, ये समझौता एक जरिया है चीन को ये बताने का कि अगर चीन पीछे नहीं हटेगा तो भारतीय सेना जहां पर है वहां से उस पर नजर रखेगी और चीन को आगे नहीं बढ़ने देगी। क्योंकि चीन अभी तक कह रहा था कि हम दरअसल चीन की सेना पर ऐसे इलाकों से, ऊंची चोटियों से नजर बनाए हुए हैं जिससे चीन के लिए मुश्किल हो रही है और चीन इसे बता रहा था कि हम उसके इलाके में हैं। लेकिन रक्षा मंत्री ने कहा कि इस समय दोनों ही देशों के लिए जरूरी है शांति बहाली के लिए आप कुछ कदम पीछे हटे और भारतीय सेना जहां थी वहां से थोड़ा
पीछे हटने की बात कही गई। अब देखिए, हम जहां पर बैठे हैं वो चीन की बहुत बड़ी टेंशन बढ़ा रहा है। हम इस समय जिस स्थिति में है वो ये बताता है कि अब चीन के आगे रास्ता है क्या। इन तमाम चोटियों के ऊपर इस समय भारतीय सेना एक अच्छी पोजीशन में है, जो बताता है कि भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। ब्लैक टॉप जो 5500 मीटर की ऊंचाई पर है, इस चोटी पर भारतीय सेना बैठी है। चीन की नजर इन्हीं इलाकों पर है कि आखिर इनसे भारत कैसे पीछे हटेगा। चांगला 5360 मीटर की ऊंचाई पर इन चोटियों पर भारतीय सेना की मौजूदगी चीन के लिए अगला नेगोशिएशन पॉइंट हो सकता है। पिंगोक्सो वो इलाका जहां पर दोनों ही सेना के सैनिक मौजूद होने की वजह से टेंशन क्रिएट हो गई थी, बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया था दोनों देशों के बीच में। लेकिन चीन की पोस्ट मोल्डो में है, ये चीन के पास ऊंचाई है 4500 मीटर ऊंचाई पर ये चीन की पोस्ट है। भारत और चीन जिन जिन पोस्ट पर तैनात हैं उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चीन के पास फिंगर 5, 6, 7, 8 यहां पर चीन की मौजूदगी थी, जिससे अब चीन पीछे हट रहा है। तो ये स्थिति इस समय भारत और चीन के बीच में फिलहाल बनी हुई है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उससे यह साफ हो रहा है कि चीन कहां पर है और भारतीय सेना कहां पर है। भारतीय सेना ने डंके की चोट पर इन चोटियों को हासिल किया है और चीन की सेना को यह बताया है कि अगर यहां से पीछे नहीं हटते तो शायद ये जो बातचीत चल रही थी उससे भी बात आगे बढ़ती और फिर चीन की सेना के पास क्या रास्ता था। चलिए, तमाम मेहमान इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं और क्योंकि जो प्रयास पिछले 9 महीनों में हुए उसका रिजल्ट अगर ये समझौता है तो आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद ये भी तय हो जाएगा कि जो ये वापसी की मुहिम चीन की तरफ से शुरू हुई है, इसके बाद जो 48 घंटे की टाइमलाइन के बाद बैठक होगी उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो भारतीय सेना चाहेगी कि चीन मान जाए और इस इलाके से हमेशा के लिए वो विवाद खत्म हो जाए, जिससे आगे शांति बहाली का जो प्रयास है वो सफल होगा। इसी पर बातचीत के लिए बीजेपी से डॉक्टर विजय खेड़ा हमारे साथ है। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से गौरव जैन जी आ गए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेजर जनरल संजीव शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है संजीव शुक्ला जी आपका। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं सांतेश कुमार जी। सांतेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है गौरव जैन जी, भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच जो भी कुछ हुआ आज वो सदन में रक्षा मंत्री ने जाहिर किया, क्या आपको यह लगता है कि भारतीय सेना एक अच्छी स्थिति में है इसलिए चीन को पीछे हटना पड़ा, या आपको आपकी नजर में ये कोई और पहलू है? क्योंकि जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया वो तो यही बता रहा था कि कोई शक आप लोगों का दूर नहीं हुआ इस बात से जो रक्षा मंत्री ने आज कहा। आप देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने सदन में बोला था और आज जो रक्षा मंत्री जी ने सदन में बोला है, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। प्रधानमंत्री जी की बात बोली थी, प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ना देश में कोई घुसा है ना कोई आया है। आज हमने राजनाथ सिंह जी को बयान देखा, उन्होंने बताया कि कितनी कितनी बार चीनी अंदर आए हैं, चीनी सेना अंदर आई है। फिंगर 3 पे आए थे, फिंगर 8 तक हम जाते थे अप्रैल 2020 तक, उसके बाद हम फिंगर 4 तक ही जाने की स्थिति में रह गए। तो इन दोनों बातों में विरोधाभास है और हम लगातार अभी डिफेंस कमेटी की पार्लियामेंट्री जो कमेटी की वो हुई थी मीटिंग, तब राहुल जी ने भी ये मुद्दा उठाया था कि आप जो है वो स्थिति साफ करिए, क्योंकि जो डिप्लोमेसी है, जो देश के आपके अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, तो वो सिर्फ किसी पार्टी या किसी लीडर के नहीं होते, उसको आपको सामने सामने लाना पड़ेगा। हमने जब मांग करी थी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग को आप साझा करिए सरकार पार्लियामेंट में, तो उसके लिए भी उन्होंने डिनाई कर दिया था। और आज हम देख रहे हैं कि एक तरीके से चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है। कभी टिकटॉक बैन कर दिया जाता है, कभी कुछ बैन कर दिया जाता है, वो बोला जाता है कि हम चीनी एग्रेशन से लड़ रहे हैं। आज जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप देखिए, जो भाजपा के सांसद थे तो गांव जी, उन्होंने बोला था 2 साल पहले कि 50 से 60 किलोमीटर की जो रोड है वो अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना बना चुकी है। उसके ऊपर अभी कोई मुद्दा नहीं हुआ। जो आपने बात करी है बहुत अच्छा कदम है, बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन ये सिर्फ 4 पॉइंट है जैसे एंगेजमेंट के, उसमें से सिर्फ 1 पॉइंट पे डिस्कशन हुआ, बाकी जो 4 पॉइंट है वो अभी भी शून्य है। पेंगोंग लेक जो है वहां पर डिस्कशन हुआ, लेकिन उसके बाद जो गलवान घाटी है, जो डेप्सांग का एरिया है, जो अरुणाचल का एरिया है, उस पर अभी भी सरकार जो है वो खुल के सामने नहीं आ रही है। तो हमारी सिर्फ मांग इतनी सी है सरकार से कि वो खुल के सामने आए और स्थिति स्पष्ट करें देश के सामने। जो चुने हुए नेता हैं, जो वहां पर बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस है, एटलीस्ट उनको तो बताइए कि क्या स्थिति है। आप देखिए, अभी आप देखिए एस जयशंकर जी का वो क्या बोलते हैं अपने वीके सिंह जी का बयान देखिए, जिन्होंने अभी अखबार की हेडलाइन थी कि इट कॉजेज अ मेजर एम्बैरेसमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि
आप अगर आप उससे पहले देखेंगे अनुराग श्रीवास्तव जी ने, जो कि एनडीए के स्पोक पर्सन थे, उन्होंने 25 जून 2020 को बोला था कि इंडिया नेवर क्रॉस LAC, नेवर ट्राइज टू चेंज द स्टेटस क्वो। और आज आप देखेंगे अभी 2 दिन पहले उन्होंने बोला है वीके सिंह जी ने कि हिंदुस्तान ने 50 बार LAC क्रॉस करी है। तो इन चलते हुए जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को धक्का पहुंचता है, तो सरकार को एक समन्वय की स्थिति बनानी चाहिए ताकि जो भारत का पक्ष है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सबसे सामने रहे और हमेशा हम राजनीतिक तौर पर आगे रहें, आक्रामक स्थिति में रहें, और बस यही हमारी मांग है। लेकिन गौरव जैन जी, जो आज राजनाथ सिंह ने कहा उससे स्थिति थोड़ी सी साफ नहीं हुई, आपको लगता है? क्योंकि अगर सदन के बाहर क्या कहा जा रहा है उसमें आप लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और आप भी कहते हैं कि ये सच है झूठ है, लेकिन सदन में जो कहा, क्या आपको नहीं लगता कि भारत अगर इंतजार इतने समय से कर रहा था चीन को पीछे धकेलने की एक जो कोशिश है, जो पहला कदम है, वो तो दिखा ना आज? नहीं, बिल्कुल दिखा, लेकिन इस बात से आप जो बोल रहे हैं उससे ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो झूठे हैं। या तो प्रधानमंत्री जी झूठे हैं या राजनाथ सिंह जी झूठे हैं। नहीं, दोनों में से किसी एक ने तो झूठ बोला, वो भी सदन के। अच्छा, मुझे सिर्फ एक लाइन बता दीजिए कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था और राजनाथ सिंह ने अलग ये कहा, कौन सी अलग लाइन दिखी आपको? जी देखिए, आज राजनाथ जी ने बोला कि चाइनीज एग्रेशन जो था उसका सामना करना पड़ा भारत को। चीनी जो ट्रूप थे वो भारत के अंदर आए थे। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है। ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ या तो हम बोल रहे कि जहाँ पर चीनी ट्रूप आए थे वो हमारी टेरिटरी नहीं है, दूसरी तरफ हम ये बोल रहे हैं कि कोई आए ही नहीं। रिएक्शन इस पर संजीव शुक्ला जी देंगे। संजीव शुक्ला जी, गौरव जैन जी कह रहे हैं कि वो हमारी जमीन पर आए थे और यही पॉइंट ऑफ व्यू है पहले दिन से, जब से विवाद सामने आया है कांग्रेस का, कि हमारी जमीन पर आए, वो हमारी जमीन पर बैठे हैं, हम अपनी जमीन से उन्हें भेज रहे हैं। लेकिन मुझे जरा बताइए, जिस जगह से चीन को हम वापस भेज रहे हैं वो किसकी जमीन है? देखिए, मैं पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जो राजनाथ जी ने बोला है वो बिल्कुल है कि ये LAC है, इट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जी। और इस टाइम पे चाइना जो था वो कई साल से फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करता था और उन्होंने वो एरियाज ऑक्यूपाई किए हुए थे, और इंडियन साइड उस जगह पे नहीं जा पा रही थी। हालांकि हम ये बोलते थे कि हमारा फिंगर 8 तक हमारा जो है पेट्रोलिंग होनी चाहिए जी। और इसलिए ये जो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि इसके अंदर अब चाइना को फिंगर 4 से 8 तक पीछे जाने को मजबूर किया गया है। सो इट इज अ फैक्ट कि इस टाइम पे इंडियन साइड हैज नॉट लॉस्ट एनी एडवांटेज एज फॉर टेरिटरी इज कंसर्न। जहां तक डेप्सोंग प्लेन्स वगैरह की बात है और जहां तक अरुणाचल वगैरह की बात है, देखिए ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और ये कंट्रोवर्सी गलवान वैली से स्टार्ट हुई थी। इससे डेप्सोंग प्लेन्स प्रीडेट्स दैट, और वहां पे जो इंट्रूजन मानी जाती है वो इंट्रूजन आज की नहीं है, वो कई साल से है, इसलिए वो इट इज नॉट इन इंट्रूजन। दोनों साइड्स की पेट्रोलिंग होती है एक एरिया में। चाइना बहुत पहले से वहां बैठा हुआ है, इंडियन साइड पेट्रोल करती है, वहां पे वाई जंक्शन एरिया है, वहां पे जहां पे कभी कभी क्लैशेस भी होते रहते हैं और मिलिट्री मिल गई है। बट एज फार एज टेरिटरी लॉस पर से इज कंसर्न, आफ्टर April 20 वी हैव नॉट लॉस्ट एन इंच ऑफ आवर टेरिटरी। और ये बोलना कि वो अंदर आ गए हैं, तो दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और अगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और हमारे CDS ने ये बयान दे दिया है कि वो हमारी टेरिटरी नहीं ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आई हैव टू अग्री टू दैट एंड आई एम 100% श्योर कि दे विल नॉट लाई टू दिस नेशन। ठीक है, मैं आपसे और भी सवाल लूंगी, लेकिन विजय खेड़ा जी, क्या अब जो चीन ने भी खुद ये चीज मानी है कि कहां से पीछे हट रहे हैं? अभी बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पर आपको आगे बात करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल इस पर डिस्कशन होगा। लेकिन जो आज शुरुआत हुई है उसके बाद जो अब गौरव जैन जी कह रहे हैं, जो कांग्रेस कह रही है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या एक संवेदनशील मसले पर संवेदनशीलता भूली जा रही है? क्योंकि जब ये सब कुछ नहीं हो रहा था तब समझ में आ रहा था कि हाँ, संदेह है, कंफ्यूजन है, शक है, इसका जवाब दिया जाए। अब सदन में जवाब दिया गया है, सबूत के तौर पर वीडियो भी आ गया है, हाँ डिसएंगेजमेंट हो रहा है, उसके बाद भी शक बरकरार है। क्या ये संवेदनशीलता भूली जा रही है? अब आप देखिएगा प्रियंका जी, कांग्रेस की और राहुल गांधी की आदत बन चुकी है, ये हर विषय पे आदत बन चुकी है। देश को बदनाम करने से नहीं चूकते हैं, आर्मी को बदनाम करने से नहीं चूकते हैं,
आज का दिन था जब कांग्रेस पार्टी को बधाई देनी चाहिए थी। आज का दिन था, जनरल को बधाई देती है वो। आज का दिन था वो प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर से कहते कि आज आपने ये कर दिया है। ये वो कांग्रेस है जिसके शासन में हमने 1962 की लड़ाई में 43,000 किलोमीटर जमीन गंवाई थी और आज हमने 1 इंच भी नहीं गंवाई। आज का भारत है ये। हमने उस लड़ाई में 1400 जवान गंवाए थे। आज अगर और हमने गंवाए थे 1400 और चीन के मरे थे 700, यानी दुगने, और अब हमने दुगने मार दिए। खुशी नहीं है इनको, इस बात का दुख होता है। हारता क्यों नहीं इंडिया, ताकि इनको वोट मिल जाए। इस तरह से बदनामी की जाती है कभी। अरे आज आप बधाई देते, आज वो पीछे हट रहे हैं। चीन आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब जब से 20 अप्रैल से लड़ाई जब से शुरू हुई थी तब से अगर आज तक देखिए तो हमने उनसे ज्यादा निर्माण किया, हमने उनसे ज्यादा भारी निर्माण किया, रोडें भी बना ली, ऊपर जाके हम टॉप पर बैठ भी गए, जहां से हमारी स्ट्रेटेजिक स्थिति उनसे कहीं बेहतर है। ये भूल गए, हमने उनको मारा है। कैलाश रेंज पर हम पहुंच गए हैं, जहां पर हमको वहां पर स्ट्रेटेजिक पोजीशन में बेटर है। इतनी सब बातें हुई, 20 जून से एक कैजुअलिटी नहीं हुई आज तक, पूरा साल होने को है। पर इसके बावजूद बजाय इसके कि आज ये खुश होते कि अच्छा हुआ, ये समझौता हुआ, भले 9वीं मीटिंग में हुआ, आखिर लड़ाई किसी चीज का कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना। कोशिश तो यही की जाती है जहां तक युद्ध में ना पड़े हम। इस बात को ये भूल गए कि अमेरिका हमारे साथ, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ, सारे के सारे समुद्र में चीन के खिलाफ खड़े कर दिए भारत ने। इतनी बड़ी डिप्लोमेसी की सफलता सैकड़ों साल में शायद किसी देश को प्राप्त हुई होगी। हम वहां पर हम तैयार हो गए। इसके बाद राफेल हमने खरीद लिए, राफेल से उनको डर लगने लगा। स्ट्रेटेजिकली हम याद फिर दिलाए, चाइना वार जब हुई थी तो लड़ाई में चीन हमसे जब छुड़ा चुका था जमीन और आगे आ सकता था, लेकिन इसलिए हटा था चीन, एक तरफा युद्ध विराम हुआ था। हमने नहीं कहा था, उन्होंने खुद कर दिया था, क्योंकि उनके सिपाही बर्फ पड़ने के बाद वापस नहीं जा सकते थे और मारे जाते हैं। तो स्थिति आज भी हम बने, उसी स्थिति का इंतजार कर रहे थे जो स्थिति बने जब चीन के ऊपर एक और हम लोग हमलावर हो जाए, भारी पड़े। आज वो स्थिति बना के बड़े राजनीतिक ढंग से हिंदुस्तान ने सफलता प्राप्त की है। हम भूल जाइए इस बात को कि मोदी जी ने किया या राष्ट्र ने किया है। आर्मी को तो बधाई दे देते आज। ठीक है विजय खड़ा जी, और भी सवाल हैं, हम आपके पास आएंगे। उससे पहले संतेश कुमार जी, आपकी नजर में जो आज समझौते की नींव 3 बड़ी चीजों पर पड़ी है कि कुछ एलएसी का लिहाज तो होना ही चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उसको मानना चाहिए, सिर्फ बातों के लिए एलएसी नहीं है, उसको आपको प्रैक्टिकली भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम दोनों देशों के लिए स्थिति एलएसी को मानने की ही है। लेकिन अभी तो सिर्फ पेंगोंग की बात हो रही है। अब अगला सवाल है डेप्सोंग को लेकर, क्या उम्मीद की जा सकती है या आपकी नजर में बहुत लंबा सफर होगा ये तय करने वाला जब डेप्सोंग पर बात होगी? घटनाक्रम हो रहा है, पूरा घटनाक्रम का ऐसा नहीं कि आपको बहुत आइसोलेट करके देखेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार ये घटनाक्रम हो रहा है और ये विमर्श पहली बार चल रहा है। आप 1962 और इवन उससे पहले भी हमारे और चाइना के बीच डिफरेंसेस रहे हैं बॉर्डर इश्यूज को लेकर के। दूसरा आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताऊं, आप प्रयास की दिशा कर रहे हैं। सवाल क्या है, जिससे सबसे पहले आप मुद्दा भी थोड़ी देर पहले सर बता रहे थे, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे जो है, कि मतलब एलएसी पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा इशू ये है एलएसी नहीं, उससे पहले हमें एलओसी के बारे में सोचना है। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या था और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो आज हम बात कर रहे हैं, जहां तक खड़े हैं, जहां पर खड़े हैं, क्या लगता है वाकई रूप से दोनों देश, दोनों पक्ष इस स्थिति से सहमत हैं, संतुष्ट हैं? आप इसका आंसर ढूंढ निकलेंगे तो आपको लगेगा चाहे वो भारत की पोजीशन हो चाहे वो चाइना की पोजीशन है, दोनों पोजीशन में दोनों देश एक दूसरे सहमत नहीं है। तो ये कंक्लूजन निकालना, ये निष्कर्ष निकाल लेना कि दोनों देश एक अच्छे पोजीशन पहुंच जाएंगे, एक निर्णय पहुंच जाएंगे और सब डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा और सब स्मूथ हो जाएंगी, मुझे लगता है इतना जल्दी होने वाला है। इस तरह विवाद को क्षणिक रूप से छोटे छोटे स्तर पर हम रिजॉल्व करते रहेंगे, लेकिन समस्याएं बनी रहेंगी। तो बात यह है कि हम इसको कैसे रिजॉल्व करें, इसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है डेलिब्रेशन हो, डायलॉग हो, नेगोशिएशन हो, टेबल पे बैठे और बोल्डली बैठे, अपनी बात रखें, तब जाके हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। निश्चित रूप से ये पहला स्टेप है, इसको बहुत आगे ले जाना है। अभी आप एक छोटे मुद्दे की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे मुद्दे बचे हैं जो दोनों देशों को एक प्लेटफॉर्म में बैठ के डिस्कस करना है। जी, अभी तो सिर्फ एक शुरुआत हुई है कि थोड़ा सा चीन ने हामी भरी है और थोड़ा सा हमने हाँ की है, लेकिन आज यही सब कुछ जब सदन में हुआ उसके ठीक बाद एक प्रतिक्रिया आई जिस पर चर्चा हो रही थी कि वाकई में क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा। जल्दी से राहुल गांधी का ट्वीट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद सवाल लेंगे आगे कि आखिर अभी भी
राहुल गांधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद जो वो कह रहे हैं, क्या उससे अभी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सरकार के सामने हैं? वर्तमान स्थिति की कोई जानकारी नहीं, ना कोई शांति, ना शांतिपूर्ण माहौल। ये राजनाथ सिंह के बयान के ठीक बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सरकार हमारे बहादुर जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है। ये दरअसल ट्वीट किया गया था कि जो स्थिति है उसमें कोई जानकारी नहीं दी जा रही कि वर्तमान स्थिति क्या है, क्या ना कोई शांति है, ना शांतिपूर्ण माहौल है, क्यों बहादुर जवानों के बलिदान का अपमान किया जा रहा है और हमारी जमीन क्यों जाने दी जा रही है। ये था बयान देने के बाद, सदन में रक्षा मंत्री को सुनने के बाद भी ये रिएक्शन था। और इस पर एक और सवाल ये भी होता है, गौरव जैन जी आप इस बात का जवाब दीजिए, ऐसा कहां कहा गया कि जो जवानों का बलिदान था या जवानों ने जो यहां आज भी जो तैनात हैं उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा, ऐसा कहां आपको लगा? क्योंकि अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू और एक बयान, एक स्टेटमेंट ऑफिशियली सामने आ गया है तो कम से कम ये सोचना है कि अभी जिस स्थिति पर चीन माना है उससे आगे कई ऐसी जगह हैं जहां पर आपको समझौते ही करने हैं, बातचीत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? देखिए, एक चीज होती है डिप्लोमेसी, दूसरी होती है खुद की पीठ थपथपाना। और जो सरकार कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ खुद की पीठ थपथपा रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही और निरंतर झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति क्या है उसको अभी भी स्पष्ट नहीं करा। आप समझिए PP15, PP17A जो वहां पर इंकर्जन का एरिया है उस पर अभी भी चीनी सैनिक है। आप समझिए कितनी छोटी सी चीज को कितनी बड़ी उपलब्धि बना के बताया जा रहा है। एक गलवान वो है अपना क्या पेंगोंग झील है, उसके नॉर्थ में हमारे पास पहले से कब्जा था। साउथ के ऊपर वहां पर हमारा जो था उनमें चीन सेना ने पहले वहां पर इंकर्जन करा था। उसको आज हमने मिलकर जो फिंगर 8 तक हमारा क्लेम था उसको हम बोल दीजिए, आप बोल दीजिए कि फिंगर 8 तक हमारा क्लेम नहीं था, हम मान जाएंगे। आज आप बोल रहे हैं कि हम फिंगर 4 तक ही खुश है, मतलब आप समझिए कोई हमारे घर में आ जाए और हम बोल रहे हैं कि हमने उसे आंगन से भगा दिया और हम उस बात से खुश हैं कि वो घर के बाहर खड़ा है अभी, तो उस बात से आप खुश हो जाएंगे क्या? उसके पास अभी भी तो हिस्सा है, उसके पास अभी भी हमारे आगे वो वहां तक आया क्यों? आपकी डिप्लोमेसी क्यों फेल हुई? मुख्य बात ये है कि जो मोदी सरकार है वो क्यों बार बार अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के मुद्दे पर फेल होती है? क्यों आप बार बार जब झूला झुला सकते हैं, आप नमस्ते ट्रम्प करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, इन चीजों से डिप्लोमेसी नहीं चलती है। और मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि सरकार जो है वो अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी ले, इसके अलावा कोई और मानना नहीं है। आज भी आप देखिए सरकार ने कहां पर वर्तमान की स्थिति साफ करी। सरकार ने महज ये बोला कि जो ये ट्रूप है फिंगर 4 से वहां से वापस हो रहे हैं और जो स्टेटस को है अप्रैल 2020 का उसको हम फिर से अपनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए 2017 से लगातार इंकर्जन हो रहे हैं, उससे पहले हमने कितनी जमीन खोई और उसके बाद आप जो बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में वहां पर सीधा सीधा गांव बसा दिया, उसके ऊपर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। जो पार्लियामेंट्री कमेटी की भी वो रिपोर्ट वहां पर थी डिफेंस में, जिसमें एस जयशंकर जी भी थे, राहुल गांधी भी थे, जब उन्होंने उनसे ब्यौरा मांगा तो क्यों वो शांत रह गए? क्यों उन्होंने अभी तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अपना वहां पे सरकार का पक्ष नहीं रखा? आप हर चीज के ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए इतनी सी बात है, जहां पर चीन के साथ डिस्प्यूट है उस पर स्टेप बाय स्टेप बात हो सकती है कि आपको लगता है आप एक बात बताइए, अरुणाचल में गाँव बचा या नहीं बचा, नहीं का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि चीन ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ और तमाम डिफेंस एक्सपर्ट भी इस बात को अग्री कर रहे हैं कि रातों रात नहीं बदलेगा। आपको लगता है कि ये जानबूझकर सरकार फैसला नहीं ले रही है? सरकार तो चाहे कर सकती है, ऐसा है कि रातों रात बदल जाएगा? सरकार नहीं कर सकती क्योंकि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। आप समझिए बादल की बार बार बात करता है हमारे भाजपा के प्रवक्ता, लेकिन वो बुजुर्ग भी है। मैं उनसे इतनी बात पूछना चाहूंगा कि जब 62 का युद्ध हुआ था या चीन ने उससे पहले इंकर्जन करा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने छाती ठोक के बोला था सदन में, तो एक ट्रांसपेरेंसी थी, फेयर अकाउंटेबिलिटी थी कि यहाँ पे चीन ने हमला करा, यहाँ इलाके में आ गए। यहाँ बता दीजिए पिछले 6 महीने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी सदन में चीन का नाम लिया हो? आप बता दीजिए कोई देश का प्रधानमंत्री इतना ज्यादा डरपोक हो सकता है कि वो अपने देश में कोई और देश की सेना आ जाए और उनका नाम न ले? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप एक क्वेश्चन बता दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम लिया? बता दीजिए फिर। गौरव जी, आज बोला गया, आज जो बोला गया उस पर भी आपत्ति है, जो नहीं बोला है उस पर भी आपत्ति है, किस तरह जा रहे हैं? आप बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं और जो मुख्य मुद्दा सदन में खड़े होकर आप भी यही करते हैं क्या? सदन में खड़े होकर आप लोग यही करते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, जो बोलेगा वो झूठ बोल रहा है? हमको इतने पहले आप सदन के बाहर बोलने के लिए कहते हैं, फिर आप कहते हैं सदन के अंदर जवाब दीजिए। जब आपको मालूम है कि आपको भरोसा नहीं है तो क्यों जवाब मांग रहे हैं आप?
हमें तो भरोसा है सरकार जो हमारी प्रधान सेवक है, सरकार कोई मालिक नहीं है, उसको जवाब देना उसका कर्तव्य है। तो भरोसा नहीं है तो क्या उनका जवाब मांग नाम रहे लेना हैं? चाहिए, गौरव जवाब जैन तो जी, दे। सदन के बाहर भरोसा नहीं, सदन के अंदर भरोसा नहीं, किस पर भरोसा करते हैं फिर आप? सदन के अंदर भी भरोसा है, सदन के बाहर भी अभी आप कह भरोसा रहे है, हैं लेकिन सदन जो में आदमी बोला है गया। वो भरोसेमंद नहीं है। हमें तो विजय सदन में भी खिलाड़ी, भरोसा है और जवाब सदन दीजिए के इस बाहर बात भी का। भरोसा है, लेकिन जो आदमी है बॉर्डर पर जवाब दे रहे हैं, बॉर्डर पर शांति बहाली का प्रयास कर रहे हैं और देश के अंदर आपसे और 4 सवाल पूछे जा रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? अब वीडियो भी सामने आ गया है, अब इससे ज्यादा और क्या सबूत देना है सच्चाई का? बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो सामने आया, वीडियो एनईए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया। वीडियो कहाँ से आया आप ये भी बता दीजिए। घर में बनाया। गौरव जैन जी रिसर्च करिए, तब तक आप कह दीजिए बताइए घर जरा में कहाँ से बनाया। आया। प्रधानमंत्री गौरव जी से एक सवाल मेरा है, बहुत सिंपल सा। कह रहे थे अभी अपने बोलते बोला 2017 के बाद सरकार बैकफुट पे है और डिप्लोमेसी फेल हो गई, मोदी जी ये है। मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, 90,000 एकड़ हेक्टेयर जो है लैंड जिसमें लद्दाख का उन्होंने कब्जा किया चाइना में 1962 में, उसमें गवर्नमेंट किसकी थी? और आज तक जो समस्या खड़ा हुआ है लद्दाख के क्षेत्र में, या जितना बॉर्डर डिस्प्यूट जाओ अरुणाचल प्रदेश ले लो, सिक्किम ले लो, जितने मुद्दे हमारे सामने खड़े हैं, ये सब कांग्रेस के टाइम के मुद्दे हैं। आज उसी को लेकर देख रहे मामला बार बार उगल रहे हैं। मोदी सरकार, लेकिन सवाल ये है, नहीं, आप सुनिए गौरव जी, एक मिनट, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज आपको इस बात को मानना पड़ेगा, हम बिल्कुल स्वीकार कर नहीं तो हमने स्वीकार, इसलिए हम स्वीकार करिए, तो उसके साथ आपको प्रशंसा करना सीखना पड़ेगा। आपको सुनिए, आप गौरव जी आपको सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। तो सवाल पूछिए, अभी जो नहीं, आपको उससे तो सवाल पूछिए। आप मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, बता रहा हूँ, सुन लीजिए। सवाल बताइए ना। 2017 के बाद ऐसा क्यों हो रहा है, बता रहा हूँ मैं। 1971 गौरव जैन जी, गौरव जैन जी, पूरी कांग्रेस, लोगों गौरव जैन जी, पूरी कांग्रेस इस समय ये कह रही है कि लद्दाख पर जो विवाद आज बना है उस पर तो बात कीजिए, पर इससे पहले क्या हो रहा था उस पर बात मत कीजिए। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला इस समय चीन के मुद्दे पर क्या कह रहे हैं? भारत की भूभागीय अखंडता की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी की संपूर्ण विफलता का कारण देश को बताएंगे। दूसरा पहलू, मोदी सरकार ने लगातार यह कहा कि भारत चीन के वार्तालाप का आधार लद्दाख के सभी क्षेत्रों से चीनी सेना की वापसी होगी। मैं फिर दोहराता हूं, मोदी सरकार ने लगातार यह कहा और माना कि भारत चीन की वार्तालाप का आधार लद्दाख के सभी क्षेत्रों से चीनी सेना की वापसी होगी। तो क्या मोदी सरकार जवाब देगी कि वो केवल पेंगोंग सो लेक इलाके से ही डिसएंगेजमेंट का समझौता क्यों कर रही है, और वो भी भारत के हितों पर कुठाराघात कर तथा भारत के हितों के विरुद्ध एलएसी की रूपरेखा को बदल कर? तीसरा पहलू, दशकों से पेंगोंग सो लेक इलाके के उत्तरी किनारे पर भारत का फिंगर 4 तक कब्जा है और भारतीय सेना फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती आई है। भारत ने सदैव फिंगर 8 को भारत और चीन के बीच एलएसी माना है। आज के रक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक भारतीय सेना अब सिमटकर फिंगर 3 तक सीमित हो जाएगी। क्या यह सीधे सीधे भारत के सामरिक हितों पर कुठाराघात कर एलएसी को पुनर्रेखांकित करने का कार्य नहीं? क्या मोदी सरकार फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच भारत के भूभागीय क्षेत्र को एक नया बफर जोन नहीं बना रही? क्या यह भारत की भूभागीय अखंडता से मोदी सरकार के द्वारा किया गया धोखा नहीं? चौथा पहलू, चीनी घुसपैठ के बावजूद
भारतीय सेना ने सराहनीय तरीके से शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया और पेंगोंग सो लेक इलाके के दक्षिणी बैंक में कैलाश रेंजेस की सामरिक चोटियों पर अपनी मौजूदगी बना ली। रक्षा मंत्री के आज के बयान के बाद लगता है कि अब हमारी सेना को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कैलाश रेंजेस के इन स्थानों को खाली करना पड़ेगा, वापस लौटना पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री देश को बताएंगे कि वो भारतीय सेना को कैलाश रेंजेस पर अपनी प्रभावी व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मौजूदगी से वापसी का समझौता क्यों कर रहे हैं, जबकि यहां पर भारत की चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली स्थिति है और चीन कमजोर स्थिति में है। क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से एक षड्यंत्रकारी खिलवाड़ नहीं? पांचवां पहलू, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व उकसाने वाली चीनी घुसपैठ पूरा देश जानता है कि डेप्सांग प्लेन्स में की गई। चीन ने एलएसी के 18 किलोमीटर अंदर तक वाई जंक्शन, जिसे बोटल नेक भी कहते हैं, वहां तक घुसपैठ कर रखी है और भारतीय सेना को अपने ही पेट्रोलिंग पॉइंट्स PP-10, PP-11, PP-11A, PP-12 और PP-13 तक हमारी सरजमी पर पेट्रोलिंग करने से रोक रखा है। इस घुसपैठ ने देश के सबसे अग्रिम इलाके में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हवाई पट्टी। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया गया है कि जो आज राजनाथ सिंह ने नहीं कहा, जो रक्षा मंत्री ने सदन में नहीं कहा, वो दरअसल भारत के लोगों के साथ, भारतीय सेना के साथ धोखा है। यानी अगर भारत ने डेप्सांग की बात नहीं की है तो इस समझौते में वो क्यों नहीं शामिल है, और इलाकों में जहां जहां पर डिस्प्यूट है उसको इसे शामिल क्यों नहीं किया गया है, क्यों सिर्फ ये समझौता पेंगोंग को लेकर है और उस इलाके को लेकर है जहां पर भारतीय सेना को भी फिंगर 4 से 3 यानी अपने बेस कैंप पर वापस आना, ऐसा क्यों है, ये सवाल पूछे गए हैं। अब गौरव जैन जी, एक सवाल मेरा इसी पर आपसे है। सारा का सारा ध्यान पूरी की पूरी पार्टी का इस पर है कि जो नहीं बोला, डेप्सांग क्यों नहीं बोला, पेट्रोलिंग पॉइंट क्यों नहीं होगी, शायद आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। इस बात का जवाब आपको डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी दिया, फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट ने भी दिया कि ये रातों रात नहीं बदलेगा, एक शुरुआत है। ये शुरुआत या तो आपको समझ नहीं आई या आपको अच्छी नहीं लगी कि चीन पीछे क्यों जा रहा है। मेरा सवाल ये है, अस्थायी रोक, इसका मतलब समझते हैं आप पेट्रोलिंग पॉइंट पर कि पेट्रोलिंग नहीं करेगा, कोई अस्थायी रोक है। क्यों ऐसा आप लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये स्थायी रोक है, हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसा क्यों? आप एक बात बताइए, अगर यहाँ पर किसी के भी घर में एक व्यक्ति घुस जाए, वो आपके अंदर घुस जाए घर में, वहां पर आप घर से बाहर निकाल के उसे आंगन तक सीमित कर दें और फिर बोल रहे कि आप यहाँ तक रखिए, हम घर के अंदर रहेंगे, तो आपके लिए अच्छा हुआ या दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा हुआ? जब फिंगर 4 तक हमारा कब्जा था और फिंगर 8 तक हम जाते थे, उसको एलएसी मांगते थे, हम पीछे अपने स्थिति से आ रहे हैं। कैलाश हिल्स है जिस वजह से ये पूरे डिसएंगेजमेंट हो रहा, वहां पर हम जब ऊंची स्थिति, समझिए वो ऊंची स्थिति थी, वहां से बॉटल नेक था, ठीक है, वहां से चीनी सेना को दिक्कत होती थी क्योंकि वहां पर हम हमलावर थे। आज हम उसी स्थिति से पीछे जा रहे हैं, तो ये कैसे हमारी डिप्लोमेटिक जीत हुई? आप इस बात का जवाब दीजिए। जब हम खुद अपनी हो रहे हैं, आप समझिए, आप सोचिए इस बारे में, हार या जीत अगर इस मामले में आपको तय करनी है तो आप बहस करिए, लेकिन बेहद शर्मनाक ये स्थिति है। संतेश कुमार जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे मुद्दे पर जहां एक बात बनी है उसमें कहां बात नहीं बनी है, हमें वो समझाइए। आपको नहीं लगता कि एक तरह से ऐसे मुद्दे पर ये चर्चा कर रहे हैं? गौरव जैन जी, संतेश कुमार जी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, सुन लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। समर्थन कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं सुन लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। संतेश जी सुन लीजिए, गौरव जैन जी,
आपके मैं बोलते कह रहा रहने से हूँ मुद्दा हल नहीं हो जाएगा। शांतेश जी, एक ऐसी बहस हो रही है जिसमें अगर हमने किसी बात के लिए किसी को मनाया तो वो मत देखिए, अभी दूसरे इलाके उनको पहले बात करिए। क्या सरकार ने उसके बारे में नहीं सोचा होगा? क्या भारतीय सेना आंखें बंद करके उन इलाकों में बैठी रहेगी? जी, आपको एक चीज बता दूं प्रियंका जी, एक शब्द अगर मैं इसको इंक्लूड करूं जी, तो इन जो तमाम पॉइंट्स को है इसमें बता रहा हूं, ये चाहते हैं कि कांग्रेस जो रायता फैलाया है बीजेपी उसको एक मीटिंग में सॉल्व कर दे। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ये जो रायता है इस रायते को समेटने में समय लगेगा। आप कह रहे हैं जितने मुद्दे रणदीप सुरजेवाला ने उठाया अभी आप देखी होंगी, एक एक बुलेट पॉइंट अगर उठाइए तो आपको लगता है वो आज के मुद्दे अचानक से एक दिन में आके खड़े हो गए क्या? इस बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल में खड़े हुए। कह रहे हैं फिंगर 8 तक हमारा क्लेम है। मैं कह रहा हूँ फिंगर 8 ही क्यों, 90,000 हेक्टेयर जो जमीन है उस पे हमारा है, तो उस पे हम क्लेम न करें। हमारा क्लेम तो वापस वहां होना चाहिए। अगर आप बता रहे हो पीओके ले लीजिए, गिलगित बाल्टिस्तान ले लीजिए, तमाम एरिया जो कांग्रेस के टाइम चले गए, आज बीजेपी गवर्नमेंट तो बोल रहे हमें वापस होना चाहिए। लद्दाख का पूरा मुद्दा बीजेपी उठा रही है। अब ये मुद्दा हो क्यों रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। ये मुद्दा इसलिए हो रहा है, पहली बार कोई गवर्नमेंट इस तरह से चाइना को फोर्स कर रही है। फर्स्ट टाइम चाइना को फोर्स किया जा रहा है कि अपने पॉइंट से पीछे जाए। कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप चीन की सेना की तरफ से बोल रहे हैं कि भारत की तरफ से बोल रहे हैं? आप किस तरफ से बोल अरे रहे भाई साहब, हैं? आप सुनने आप किस तरफ से बोल रहे हैं? आपको आपको बात ही समझ नहीं आ रही है। आपको सिर्फ इतना मतलब है कि आज जो बोल दिया गया है उसमें जो नहीं बोला है वो क्यों नहीं बोला, जो बोला उसका मतलब तो समझ लीजिए कम से कम। पहले भारत का देश और भारत के संजीव कुमार जी, जो संजीव भारत शुक्ला के जी, देश के हित के खिलाफ जाएगा वो सब गलत है। संजीव शुक्ला जी, क्या हित के खिलाफ गया? सेना अपना काम कर रही है, चीफ अपना काम कर रही है, डिफेंस मिनिस्टर अपना काम कर रहे हैं, और जो अभी ये माहौल बना रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपने घर से निकलकर अपना घर दुश्मन को दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है, कौन सा धोखा कर रहे हैं हम देश के साथ में चीन को अगर वापस भेज रहे हैं? ये काम तो मैडम मिलिट्री अगर आपको मिलिट्री आंसर चाहिए तो देखिए, वन थिंग हैज टू बी वेरी क्लियर कि इंडियन मिलिट्री ने इस नेशन को एक ये तोहफा दिया है कि चाइना पहली बार बैकफुट पे हुआ है जी, और पहली बार चाइना विड्रॉ कर रहा है। दिस इज अ ग्रेट गिफ्ट बाय द इंडियन आर्मी टू दिस नेशन। एंड ये फैक्ट है कि इंडियन आर्मी के पीछे गवर्नमेंट का हाथ होगा। अब ये फैक्ट है कि चाइना जो था हमारी पेट्रोलिंग पोर्ट तक रोक रहा था। आज की तारीख में इस मीटिंग के बाद चाइना हैज विड्रॉन टू फिंगर 8 एरिया। इट्स अ ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया। दे हैव विड्रॉन, इंडिया हैज नॉट विड्रॉन। इंडिया पहले भी फिंगर 2, 3 पे था, सीमित था, कई साल से दिक्कत थी। अब इंडिया आगे बढ़ा है, चाइना को पीछे खदेड़ा है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसएंगेजमेंट ऑफ द मिलिट्री एंड ऑफ द नेशन, एंड आई थिंक इट मस्ट बी लॉडेड। इट इज अ ग्रेट विक्ट्री। और दूसरी बात ये कि जो हाइट्स साउथ में पैंगोंग लेके खाली करने की बात हो रही है वो अभी खाली नहीं की जाएंगी जब तक कि कंफर्म नहीं होगा कि चाइना ने विड्रॉल किस ढंग से किया है और जहां जहां इंडिया चाहता है वहां होगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जो डेप्सोंग प्लेन्स की बात हो रही है, वो डेप्सोंग प्लेन्स की जो प्रॉब्लम है दैट प्रीडेट्स दिस गलवान क्लैश। दिस इज एट द मोमेंट टू डीएस्केलेट एंड डिसएंगेज। टेंशंस दोनों नेशन के बीच में इतनी ज्यादा हैं कि उसको डिसएंगेज किया जाए। तो पीस हैज बीन ब्रॉट फॉर बोथ द नेशन एट अ ग्रेट कॉस्ट। उस जगह पे जहां टेम्परेचर -20 डिग्री, -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें आप सोच सकते हैं कि उसमें दोनों नेशंस के सोल्जर्स को कितना नुकसान हो सकता है, इकोनॉमी को कितना नुकसान हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है जिसमें डिसएंगेजमेंट के बाद हमारी कंट्री का इकोनॉमिक लॉस कम होगा, जो वेदर के कारण लॉस होता है वो कम होगा, शांति प्रिवेल होगी, बिकॉज आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट में कभी कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है। और अगले स्टेप में अब हम आगे बात करेंगे। मिलिट्री कमांडर उस जगह पे इस चीज के लिए पूरी तरह सक्षम है और उनको जानकारी है कि अब चाइना को हम उनकी फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते, वो हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। इंडियन आर्मी इज कन्विंस्ड ऑफ दैट और इस चीज को वो अलाउ नहीं करेंगे और ये देश समझ गया है। एंड आई वुड लाइक टू अश्योर एवरीबॉडी विदाउट मेकिंग एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि देखिए ये बहुत अच्छा स्टेप है और डेप्सोंग प्लेन्स को भी बाद में एड्रेस किया जाएगा। एट दिस मोमेंट इस
एरिया में इंडियन आर्मी एडवांटेज पे थी और एडवांटेज पे रहेगी। और इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उस पर भी नजर है डॉक्टर विजय खेड़ा जी, जिसमें कहा गया है कि पेंगोंग इलाके से सेना की वापसी और 48 घंटे के अंदर अगली बातचीत, यानी ये जो समझौता है इस इलाके के बाद अगले चरण में दूसरे इलाकों पर जाने वाला है। अभी जो प्रोग्रेस होगी इसके लिए फिर मीटिंग है जल्द ही इसमें ये तय हो जाएगा कौन कहां से हट रहा, कौन कहां से नहीं हटा, उसके बाद अगले फैसले होंगे। बार बार ये कैलाश रेंज की बात कर रहे हैं, शायद इनको नहीं पता है कि कैलाश रेंज पर हम एडवांस हुए थे, हमने स्ट्रेटेजिक पोजीशन सितंबर के बाद ली थी। तो सवाल ये है कि जहां जहां हम एडवांस हुए हैं वहां और वहां जब चाइना हटेगा तो स्थिति क्या बनेगी, वो बात की बात है। तीसरी बात, अभी ये कह रहे थे डरपोक प्रधानमंत्री, अरे बोलने से पहले कुछ तो सोचो। पता नहीं आप टीवी पे बैठे हुए हैं, डरपोक प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आप पहले तो कहने नहीं चाहिए आपको इस लड़ाई के मौके पे जब हम लड़ रहे दूसरे देश के साथ, उस समय तो कम से कम मत बोलो। वो मोदी नहीं है, वो प्रधानमंत्री है देश के। दूसरी बात, आप उसको डरपोक कह रहे हो जो घुस के मारता है, कभी मार पाए। 70 साल में कांग्रेस शासन में रही, घुस के भी मारता है, बालाकोट में जाके अंदर जाके ध्वस्त करके रख देता है। वो हर जगह, मतलब बहादुर आदमी को आप डरपोक कहते हुए आपको जरा भी लाज नहीं आई? क्या बोल रहे थे आप? थोड़ा सोच के बोलिएगा। तीसरी बात यह है, हर जगह अभी ये पहला पहलू, दूसरा पहलू कह रहे थे रंजीत सिंह सुरजेवाला जी, तो उसका जवाब हालांकि अभी जो एक्सपर्ट बैठ रहे थे उन्होंने दे दिया है। फिर भी एक आदत बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्र जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, हमारी राजनीति किस तरह चमके, हम किस तरह सरकार को बदनाम कर पाए, चाहे आर्मी बदनाम हो जाए। अब असलियत समझ रहे हैं ये अच्छी तरह से कि चीन पीछे हट रहा है। एक मामूली बात है, ये मामूली कह रहे थे अंतरराष्ट्रीय हम लोग फेल हो गए डिप्लोमेसी में। अरे लाखों व्यूअर्स हैं इस टीवी के, हंस रहे होंगे आपके ऊपर आज। आप डिप्लोमेसी में फेल बोल रहे हैं हिंदुस्तान को। पहली बार तो डिप्लोमेसी में हिंदुस्तान ने जलवा दिखाया पूरे विश्व के अंदर। यूएन आज हमारी तारीफ करता है, अमेरिका हमारी तारीफ करता है, ब्रिटेन फ्रांस हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंच गए हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं अरुणाचल में हमने रोड बना दी, अरुणाचल नदी पर हमने ऐसा पुल बना दिया जिसमें हवाई जहाज उतरते हैं, ऐसा पुल बना दिया। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम पीछे हट गए हैं, हम डिप्लोमेसी में हार गए हैं। ये जगह कहीं तो सही बोले कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी ऊपर से झूठ बोलते हैं, सारे नीचे तक झूठ बोलते चले जाते हैं। बेहद जरूरी है इस बात को समझना कि सरकार ने तो अपना पक्ष सरेआम रख दिया, सदन से भी कह दिया और ये भी समझा दिया कि आज जो हम कर रहे हैं उसमें इस समझौते में क्या क्या चीजें शामिल हैं वो सदन के अंदर जाहिर की गई। और उसके कुछ ही देर बाद ये जाहिर हो गया कि हाँ वाकई में चीन भी इस बात पर तो सहमत हुआ कि पीछे हटने के अलावा इलाज नहीं है। लेकिन अपने आप में ये अनोखा इसलिए क्योंकि कभी भी चीन ने किसी देश के साथ हुए विवाद में पीछे हटना तो बहुत बड़ी बात है, कभी किसी देश को सुना नहीं है, माना नहीं है, लेकिन पहली बार चीन को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। गौरव जैन जी, अब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट इस पर कर दीजिए कि राजनीति यहीं खत्म होगी या चलती रहेगी? डेप्सोंग की बात कर रहे हैं, हम हाइट्स की बात कर रहे हैं, जहां सेना अच्छी पोजीशन में बैठी है उसे आप मुझे लगता है नजरअंदाज कर रहे हैं। सेना अच्छी पोजीशन में बैठी है, लेकिन सेना आज की दृष्टि में अच्छी पोजीशन में बैठी है। जो 2014 से पहले स्थिति थी उसके हिसाब से जो स्टेटस हुआ था वो गलत खराब हुआ है। अरुणाचल में भी हुआ है, डेप्सोंग में भी हुआ था और पेंगोंग में भी, वहां पर भी हुआ था आपका जो वो झील थी। फिंगर 5 तक हम लोग जाते थे, फिंगर 4 तक हम सिमट के रह गए, अब फिंगर 3 तक भारतीय सेना सीमित रह जाएगी। तो ये एक तरीके से हमारे हिसाब से देश की जो टेरिटरी है उसके साथ छलावा है। और उसके बाद जो सरकार कर रही है खुद की भी थपथपा रही है, हम उसको बधाई देंगे, बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं गौरव जैन जी, इसका मतलब तो ये होता है ना कि जहां पर चीन बैठा था, गौरव जैन जी जहां चीन बैठा था वो अच्छा बैठा था, मतलब क्या कह रहे हैं? उसके बाद आप दूसरों से लीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ सरकार को सदन में गौरव जैन जी, मैं आपसे कह रही हूँ चीन वापस जा रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा है, चीन को वही रहना चाहिए, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि भारत की जो सेना थी वो फिंगर 8 तक जाती थी, उसे फिंगर 8 तक जाने का जाना चाहिए, उसे फिंगर 3 तक सीमित नहीं कर देना चाहिए। जो हमारी एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अस्थायी रोक है पेट्रोलिंग पर, कितनी बार बताना पड़ेगा आपको ये कि अस्थायी रोक है, स्थायी रोक नहीं है पेट्रोलिंग पर? जब स्थायी हो जाएगी तब आप फिर से डिबेट करेंगे इस मुद्दे पर। इन तीन लोगों को बुलाया जाएगा, वो दोनों के लिए रोक है।
बराबरी से। हाँ, अस्थायी रोक है, लेकिन मोदी सरकार की बात में भरोसा मत करिए। 15 लाख रुपए डिमोनिटाइजेशन जिस चौराहे पे बोलेंगे वैसे आ जाएंगे। जल्दी से क्लोजिंग गौरव जी को कुछ ज्यादा मतलब गौरव जी को सुन लीजिए और लोग को तक आता था इंडिया चाइना पहले फिंगर 4 तक आता था, अब चाइना नहीं आएगा। ये देखिए, आपसे समझ नहीं आपने चीज, चाइना पहले फिंगर 4 तक आता था, अब चाइना फिंगर 8 के आगे नहीं बढ़ेगा। फिंगर 8 तक जाते थे, फिंगर 8 तक जाते थे, वो तो हमने खोज लिया। नहीं जाते थे। संजय शुक्ला जी, संदेश कुमार जी, गौरव जैन जी, डॉक्टर विजय खेड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस चर्चा में आए और आपने अपनी बात को रखा और ये भी जाहिर किया कि आज भारत की स्थिति बेहतर और अच्छी और मजबूत क्यों है। 9 महीने में 9 बार बात हुई, लेकिन आज जो समझौता जिस पर मोहर लगी, जिसका एक सबूत भी सामने आया कि चीन ने वाकई में माना कि भारत के सामने यही रास्ता है अपनी गलती मानकर पीछे हटने का। उम्मीदें की जा रही है कि ऐसा ही बाकी इलाकों को लेकर भी होगा, वहां भी चाहे समझौते हो लेकिन शांति बहाल होकर रहेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा।